नमस्कार। आज हम उपाध्याय बोधिसागर जी के जीवन और उनके सामाजिक आध्यात्मिक सफर पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास उनकी आत्मकथा के कुछ अंश हैं। इनसे उनके शुरुआती जीवन, फिर सोच में कैसे बदलाव आए और बौद्ध आंदोलन के प्रति उनका जो गहरा समर्पण रहा, वो कहानी उभरती है। हमारा मकसद यही है कि उन खास पड़ावों और वो कौन से विचार थे, उनको समझें जिन्होंने उन्हें बिजनौर के खेतियर परिवार से निकालकर बौद्ध धर्म के एक कह सकते हैं प्रमुख प्रचारक के रूप में स्थापित किया। तो चलिए इस सफर को जरा परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कैसे गांव का जो शुरुआती माहौल था, सामाजिक ताना बाना, उसने उनके अनुभव गढ़े और फिर कैसे शिक्षा और जो सामाजिक चेतना जागी, उसने उनकी दिशा ही आप कह सकती हैं पूरी तरह बदल दी। हाँ, तो शुरुआत होती है जन्म से। 7 जुलाई 1944 बिजनौर उत्तर प्रदेश, एक खेतीहर परिवार में। गांव जो था वो जाट बहुल था। हालांकि कुछ और जातियां भी थीं, इनमें दलित चमार परिवार भी शामिल थे। और शुरू में गांव में कोई स्कूल नहीं था। वो बताते हैं कि एक तरह का भाईचारा तो था, पर जो शादी ब्याह थे वो अपनी जाति के अंदर ही होते थे। एक खास बात ये भी निकल कर आती है कि दलित पृष्ठभूमि के बावजूद बचपन में जब वो ग्वाले का काम करते थे, उन्हें छुआछूत का कोई ऐसा सीधा अनुभव नहीं हुआ। पिता का देहांत भी जल्दी हो गया था। यहाँ ये गौर करने वाली बात है। एक तरफ तो ये कथित भाईचारा है और दूसरी तरफ जाति व्यवस्था की वो गहरी जड़ें, जैसे अपनी ही जाति में शादी करना। और ये जो छुआछूत का अनुभव न होना, हो सकता है ये उस गांव की कोई खास सामाजिक बनावट रही हो या उनके परिवार की अपनी कोई स्थिति। लेकिन ये विरोधाभास तो था ही, जिसने शायद बाद में उनके विचारों को जरूर प्रभावित किया होगा। सही कहा। फिर स्कूल जाना भी देर से शुरू हुआ, करीब 8 साल की उम्र में 1949-50 के आसपास। और कमाल की बात यह कि वो खुद ही अपना नाम लिखवाने चले गए थे स्कूल में। आत्मकथा में जिक्र है कि आज़ादी के बाद जो आर्य समाज सुधारक थे, उनसे शिक्षा की प्रेरणा मिली। पढ़ाई में भी वो तेज थे, 8वीं तक मॉनिटर रहे और सवर्ण शिक्षकों और छात्रों से भी उनके रिश्ते अच्छे थे। 1962 में साइंस से एंटर किया, फिर बीएससी में भी दाखिला लिया, पर 1964 में बीए पूरा किया और उसी साल वो देहरादून चले गए। हाँ, तो ये साफ दिखता है कि शिक्षा उनके लिए बदलाव का एक बहुत अहम जरिया बनी। वो आर्य समाज का प्रभाव और खुद की लगन, इन सब ने शुरुआती दिक्कतों पर काबू पाने में मदद की और स्कूल में जो जातिगत सीमाओं से परे कुछ रिश्ते बने, वो भी अहम थे। हालांकि शायद वो पूरी तरह सामाजिक बराबरी का संकेत न हो, पर फिर भी महत्वपूर्ण थे। फिर देहरादून में सितंबर 1964 में उन्हें एक विशेष भर्ती योजना के तहत टेक्निकल सुपरवाइजर की नौकरी मिल गई। लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी, वो सिलसिला जारी रहा। 1966-67 में इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स में एमए किया और इसी दौर में मार्क्सवाद में उनकी रुचि जगी, माओ, स्टालिन, हो ची मिन्ह के विचारों में। 3 दिसंबर 1965 को आर्य समाजी रीति से सुमित्रा जी से विवाह हुआ, जो उनके अनुसार काफी सहयोगी रहीं। जी, तो एमए की पढ़ाई ने उन्हें मार्क्सवादी विचारों से जोड़ा, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। वो बताते हैं कि 1968 तक वो डॉक्टर अंबेडकर या संत रविदास के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। फिर 1969 में एक रविदास संत से मिलना हुआ और ऋषिकेश में मूर्ति स्थापना को लेकर एक संघर्ष हुआ। इस घटना ने उन्हें जमीनी सामाजिक हकीकत से सीधे जोड़ा और शायद पहली बार अंबेडकरवादी कार्यकर्ताओं के संपर्क में वो आए। यहीं से मुझे लगता है उनके वैचारिक मंथन की असल शुरुआत हुई। अच्छा, तो क्या इसी संपर्क ने फिर मार्क्सवाद से दूरी बनाने में भूमिका निभाई? हाँ, ऐसा ही लगता है। क्योंकि देखिए 1972 से उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को गंभीरता से पढ़ना शुरू किया और 1975 तक आते आते सिर्फ 3 साल में उन्होंने मार्क्सवाद को पूरी तरह छोड़कर अंबेडकरवाद को अपना लिया। शायद उनके लिए अंबेडकर का दर्शन भारत की जो जातिगत सच्चाइयां थी, उनका ज्यादा सीधा और व्यावहारिक हल पेश कर रहा था, जिससे वो अपने अनुभवों से जोड़ पा रहे थे। और फिर तो वो पूरी तरह सक्रिय हो गए। नौकरी तो चली रही थी, साथ साथ SC/ST एसोसिएशन में काम, सम्मेलन, विरोध प्रदर्शन, पुस्तकालय बनाना, ये सब शुरू कर दिया। इसी दौरान वो कांशीराम जी से भी मिले। BAMSEF यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन, उसकी कार्यशालाओं में हिस्सा लिया। हाँ, और देहरादून में उसकी नींव रखने में मदद भी की। बिल्कुल। और DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, उसके कार्यक्रमों से भी जुड़े रहे। जी, ये पूरा दौर उनकी सक्रियता का था, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने सचेत रूप से जानबूझकर मुख्यधारा की राजनीति से दूरी बनाई। जैसे 1980 में
बाबू जगजीवन राम ने उन्हें एमपी टिकट का प्रस्ताव दिया था, पर उन्होंने ठुकरा दिया। उनका ध्यान पूरी तरह अंबेडकर दर्शन और बौद्ध धर्म के जरिए सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित हो गया था। वो किसी ऐसे मार्गदर्शक और संगठन की तलाश में थे जो इस काम को जमीन पर उतार सके, एक सही दिशा दे सके। और ये तलाश पे पुणे में पूरी हुई है ना? जी। जून 1984 में उनका ट्रांसफर पुणे हुआ और ये एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। दिसंबर 1985 में वे त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ सहायक गण यानी TBMSG उसके संपर्क में आए। हाँ, जिसका नेतृत्व भंते संघरक्षित और उनके अंग्रेज शिष्य धम्माचारी लोकमित्र कर रहे थे। बिल्कुल। और उन्हें लगा कि बस यही वो रास्ता और संगठन है जिसकी उन्हें तलाश थी। खोज पूरी हुई। हाँ, उनकी वो खोज यहाँ आकर मंजिल तक पहुंची। TBMSG एक व्यवस्थित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संगठन था और ये डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि और उनके खुद के विचारों से भी मेल खाता था। यहाँ उन्हें वो ढांचा मिला जिसकी उन्हें जरूरत महसूस हो रही थी। तो 1986 से वो पूरी तरह इसमें जुड़ गए, 1987 में मित्र बने और फिर 1988 में भंते संघरक्षित से धम्मचारी की दीक्षा ली। यानी एक समर्पित उपासक और प्रचारक बन गए। जी। दीक्षा के बाद 1989 में वे देहरादून लौटे और फिर पूरी तरह धम्म कार्य में लग गए। जो पुराने सामाजिक राजनीतिक संपर्क थे उनसे एक तरह से दूरी बना ली। घर पर ही साप्ताहिक धम्म क्लास शुरू की, जगह जगह जाकर लेक्चर दिए। 1990 में धम्मचारी लोकमित्र के साथ उत्तर भारत की एक बड़ी धम्म प्रचार यात्रा भी की। हाँ, दीक्षा के बाद का उनका काम बहुत ही केंद्रित और योजनाबद्ध दिखता है। पुराने दायरे छोड़ना, नए नेटवर्क बनाना, व्यवस्थित तरीके से प्रचार करना, जैसे यात्राएं, लेक्चर और संस्थागत ढांचे खड़े करना, जैसे छात्रों के लिए हॉस्टल बनाए, हस्तिनापुर में 1991 में, आगरा में 1994 में, फिर शहरों में केंद्र खोले। उन्होंने उत्तर भारत के कई राज्यों में यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब वगैरह TBMS आंदोलन को फैलाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। तो ये थी उपाध्याय बोधिसागर की कहानी, एक गांव के लड़के से लेकर उत्तर भारत में बौद्ध आंदोलन को एक नई दिशा देने वाले समर्पित धम्मचारी बनने तक का सफर। ये यात्रा वाकई शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और एक गहरी वैचारिक और कह सकते हैं आध्यात्मिक खोज का नतीजा थी। बोधिसागर जी की कहानी ये दिखाती है कि कैसे निजी अनुभव, ज्ञान की प्यास और सही मार्गदर्शन व संगठन की तलाश मिलकर किसी व्यक्ति की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं और उसे एक बड़े सामाजिक आध्यात्मिक लक्ष्य के प्रति समर्पित कर सकते हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर की प्रेरणा और बौद्ध सिद्धांतों की शक्ति का एक जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छूट जाते हैं। इस तरह के जो समर्पित आंदोलन होते हैं उनका रास्ता और स्वरूप आगे चलकर कैसे प्रभावित होता है जब व्यक्ति, जैसा कि बोधिसगर के विचारों से भी थोड़ा झलकता है, अपने गहरे सामाजिक आध्यात्मिक काम और निजी व पारिवारिक जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं उनके बीच एक संतुलन साधने की कोशिश करते हैं। सोचने वाली बात है।